आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 19 अगस्त 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप का अमन शो, यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी, पाकिस्तान में बारिश ने ली 400 से ज्यादा लोगों की जान, अहमद अल शरा ने कब्जाए हिजबुल्लाह के रॉकेट, गजा में कतर का फौरन जंगबंदी करने का मुतालबा, गजा को मिली सड़ी हुई मदद, फिलिस्तीन के हिमायती मुल्क पर सुअर का गोश्त भेजने का इल्जाम, और इसराइल में हजारों फौजियों की कमी, अपने जवान भागे अब परदेश में तलाश। इनके अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद एक बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन वाकई में यूक्रेन जंग खत्म करने में दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते अलास्का में पुतिन के साथ हुई समिट के दौरान काफ़ी अच्छी बातचीत हुई और मुझे लगता है कि जंग रोकने के आसार बन सकते हैं। ट्रंप ने यह भी इशारा दिया कि जल्द ही वो पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ एक बैठक करने की कोशिश करेंगे। उनके मुताबिक जब ये मीटिंग होगी तो जंग खत्म करने का वाजिब मौका मौजूद होगा। मतलब ये कि अमेरिका अब सीधे बीच में आकर मीडिएशन करने का रोल ले सकता है। लेकिन क्या ट्रंप यही रोल इसराइल और हमास के बीच भी निभा सकते हैं? हालात ये हैं कि एक तरफ ट्रंप, पुतिन, ज़ेलेंस्की की अमन पर बातचीत की कोशिशें चल रही हैं और दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए हैं। ट्रंप पुतिन की अलास्का समिट के बाद से यूक्रेन में 21 यूक्रेनी सिविलियंस मारे जा चुके हैं, 99 लोग जख्मी हुए हैं। सिर्फ 17 और 19 अगस्त के बीच लगातार हमलों में दर्जनों लोग शिकार बने हैं रूस के हमलों का। इस दौरान रूस ने 270 शाहिद टाइप ड्रोन्स, जिसमें हमलावर और डिकॉय ड्रोन्स दोनों थे, वो दागे। 5 इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइलें दागी यूक्रेन पर और 5 KH-101 क्रूज मिसाइलों से हमला किया यूक्रेन पर। यूक्रेन ने इनमें से 230 ड्रोन और 6 मिसाइलें गिरा देने का दावा किया, मगर 40 ड्रोन और 4 मिसाइलें 3 अलग अलग जगहों पर जाकर गिरी, जिससे जानी और माली नुकसान हुआ। जान का नुकसान हम आपको बता चुके हैं, माली नुकसान के आंकड़े थे नहीं। अहम बात यह है कि पहले ट्रंप कहते थे कि बिना सीज़फायर बातचीत नहीं होगी, लेकिन अब वो पुतिन के नज़दीक जाते हुए पहले जंग फिर डील वाले मॉडल को मानते दिख रहे हैं। यूक्रेनी अखबार लिखते हैं कि ये यूक्रेन के लिए मुश्किल है, क्योंकि रूस बातचीत के साथ साथ ज़मीनी और हवाई प्रेशर बनाए हुए है। सीधी ज़ुबान में कहें तो अमन की टेबल सच रही है, लेकिन जंग का मैदान और भी खून खराबा देख रहा है। अब खबर पड़ोस से। पाकिस्तान पर तेज़ बारिश और सैलाब का कहर जारी है। महज 5 दिन में 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बारिश की वजह से सिर्फ पिछले 24 घंटों में 50 से ज़्यादा लोग जान गंवा बैठे। सबसे ज़्यादा तबाही खैबर पख्तूनख्वा सूबे में हुई, जहां 14 अगस्त से अब तक आज 19 अगस्त तक 352 लोग मारे जा चुके हैं। बाकी मौतें POK और गिलगित बाल्टिस्तान में रिपोर्ट हुई हैं। तेज़ बारिशों ने कराची जैसे शहर को भी नहीं बख्शा। यहाँ सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया, बिजली ठप हो गई और ख़बरों के मुताबिक हुकूमत को कराची में इमरजेंसी लगानी पड़ी। अब ये हालात ऐसे ही हैं, वो हमारे पाकिस्तानी व्यूअर्स कमेंट में बता ही देंगे। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर ज़िले में ही 222 लोग पिछले कुछ दिनों में मारे गए हैं बुनेर में। पाकिस्तान की नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ये कहना है कि जून के आखिर से अब तक मुल्क भर में बारिश से करीब 700 लोगों की मौत हुई है और 1000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। बात यमन की जो हुकूमत है, गैर हूती हुकूमत, उसने इंसानी तस्करी करने वाले 2 बड़े नेटवर्क्स को कब्ज़े में लेने का दावा किया है। ये दोनों गिरोह अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका से आने वाले माइग्रेंट्स को यमन में गैर कानूनी तौर पर दाखिल कराते थे। खबर के मुताबिक एक नेटवर्क अल महरा सूबे में और दूसरा अबियान में काम कर रहा था। यमन की ऑफिशियल हुकूमत जो है, गैर हूती हुकूमत, उसने इन तस्करी गिरोहों को एक तरफ हूथी कमांडर और दूसरी तरफ इथोपियाई कम्युनिटी के एक सरगना से जोड़ा है। यमन में चल रही सिविल वॉर और बदअमनी की वजह से ये स्मगलिंग नेटवर्क्स पिछले कुछ सालों में मजबूत हुए हैं और हज़ारों माइग्रेंट्स जान हथेली पर रखकर यमन के रास्ते अरब मुल्कों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ताकि उनकी ज़िंदगी में कुछ खुशहाली आ सके, वो दिरहमों दिनार कमा सकें।
खाना जंगी से जूझ रहे यमन की वैसे भी माली हालत अच्छी नहीं थी, गरीब मुल्क है, तो यहाँ पर पैसा कमाने के लिए लोग इस तरह के रास्ते इख्तियार करते हैं। दोनों हुकूमतों में टकराव है, ज़मीनों के बंटवारे हैं और व्यापार ठप पड़ा है। खैर, बढ़ते आगे। अहमद अल-शरा के कब्ज़े में हिज़्बुल्लाह के रॉकेट आ गए हैं। सीरिया की सिक्योरिटी फोर्सेस ने लेबनान जा रहे भारी हथियारों की खेप को पकड़कर अपने कब्ज़े में ले लिया है। सीरिया की सरकारी टीवी चैनल अल इखबारिया के मुताबिक होम्स सूबे में बॉर्डर के करीब एक ट्रक पकड़ा गया है जिसमें ग्रैड रॉकेट्स भरे हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्रवाई एक पहले से तैयार किए गए एम्बुश के तहत की गई, यानी कि मुकम्मल जाल बिछाकर इस एक्शन को अंजाम दिया गया। ट्रक लेबनान की तरफ जा रहा था और शक जताया जा रहा है कि ये हथियार हिज़्बुल्लाह तक पहुंचाए जाने वाले थे, क्योंकि वहां की हुकूमत के तो ये हथियार थे नहीं। सीरिया की नई हुकूमत ने हाल के कई महीनों में कई ऐसे हथियारों की शिपमेंट जब्त करने का दावा किया है जिनकी मंजिल लेबनान थी। करीबी हलकों का कहना है कि जब सरहद पर जंग के बादल पहले से मंडरा रहे हों, ऐसे में हिज़्बुल्लाह के लिए ये एक और बड़ी चोट है, एक और बड़ा नुकसान है। अब बात गज़ा की। गज़ा में जंग बंद करने के लिए कतर ने अलार्म जैसा एक पैगाम दिया है। कहा है कि फ़ौरन जंगबंदी होनी चाहिए। कतर ने ऐलान किया है कि अब वक्त आ गया है गज़ा में जंगबंदी कराने का। वजह, हमास ने ताज़ा पेशकश पर पॉजिटिव जवाब दिया है। हमने आपको सुबह ही बताया था, हमास ने नया प्रपोज़ल कबूल कर लिया है, लेकिन इसराइल अभी तक खामोश है और उल्टा अपनी फ़ौज को गज़ा के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में बड़ा हमला करने की तैयारी करा रहा है। 22 महीने से जारी जंग के साए में जी रहे गज़ा के लोगों का कहना है यहाँ कोई जगह महफूज नहीं है, यहाँ तक कि ह्यूमैनिटेरियन जोन भी नहीं। दूसरी तरफ इसराइल के अंदर भी लाखों लोग सड़कों पर निकलकर सरकार से कह रहे हैं अगर हमला तेज़ हुआ तो जिंदा बचे होस्टेज भी मारे जाएंगे, आप उनकी जिम्मेदारी लेंगे? कतर की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा, अगर ये तजवीज़ नाकाम रही जो हमास ने मान ली है और इसराइल अभी तक जवाब नहीं दे रहा, अगर ये तजवीज़ नाकाम रही तो हालात और ज़्यादा बिगड़ेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि हमास बातचीत की शर्तों को मान चुका है। तजवीज़ लगभग वही है जो अमेरिकी एनवॉय स्टीव विटकॉफ पहले ही रख चुके थे, यानी 60 दिन की जंगबंदी, कुछ होस्टेजेस की रिहाई और आगे चलकर एक मुकम्मल जंगबंदी पर बातचीत, एंड ऑफ द वॉर। मिस्र भी बीच बचाव में लगा है और अब फिर से विटकॉफ को टेबल पर बुलाया गया है, लेकिन इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने साफ कहा है कि हमास को पूरी तरह हराना ज़रूरी है। जंग तब तक जारी रहेगी जब तक सारे होस्टेजेस आज़ाद नहीं होते और हमास को निहत्ता नहीं कर दिया जाता। यानी एक तरफ अमन की कोशिशें, दूसरी तरफ इसराइल का आखिरी धक्का। गज़ा की जंग अब रुकेगी या और भड़केगी, यही बड़ा सवाल है। ये सवाल अपने आप में एक बवाल है और इस बवाल में फंसी हुई है गज़ा की मासूम निहत्ती बेगुनाह आवाम। बढ़ते आगे। गज़ा के मजलूमों से मदद के नाम पर भद्दा मजाक हुआ है। फ़लस्तीन के मुसलमानों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने वाली एक और ख़बर सामने आई है। गज़ा में एयर ड्रॉप किए गए, हवा से गिराए गए इंसानी मदद के सामान के पैकेटों में लोगों को सड़ा हुआ गला हुआ खाना मिला और इल्ज़ाम ये भी है कि उनमें से कुछ पैकेटों में सूअर का गोश्त भी था, पोर्क। ये मदद उस मुल्क की तरफ से आई थी जो खुद को फ़लस्तीन का हिमायती बताता है, यानी स्पेन। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में गज़ा का एक नौजवान पैकेट खोलकर दिखाते हुए कहता है, देखो यहाँ फफूंदी लगी हुई है। पैकेट में रखे 24 राशन आइटम जैसे बिस्किट, कॉफ़ी वगैरह इतनी बेकार हालत में थे कि लोकल मार्केट में लोग उन्हें $100 में बेचते नजर आए। गज़ा में वैसे आज के वक्त में खाने का सामान हज़ारों डॉलर्स में मिल रहा है, $100 बहुत सस्ता है। मदद के ये पैकेट्स जोमिप्सा नाम की स्पेनिश कंपनी की मोहर के साथ आए थे, उसके लोगों के साथ आए थे। वही कंपनी जो नाटो और यूरोपीय मुल्कों को ह्यूमैनिटेरियन किट्स सप्लाई करती है। लेकिन मामला तूल पकड़ता देख स्पेन की हुकूमत एक्शन में आई, उसने सारे इल्ज़ामों को झूठा करार दे दिया, तो गज़ा के लोग झूठे हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि गज़ा के बेकसूर लोग जिन्हें मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हें क्या दुनिया इसी तरह सड़ा हुआ सामान और हराम गोश्त खिलाकर जलील करती रहेगी? क्या ये वाकई मदद है कि एक्सपायर और ना खा सकने वाला आइटम उन लोगों को दे दिया जाए जो भुखमरी से कभी भी दम तोड़ सकते हैं?
یہ بڑی شرمسار کرنے والی خبر تھی. جب میں نے پڑھا تو ہیڈ لائن پڑھتے ہی مجھے غصہ آیا. پھر میں نے کنٹرول کر کے آپ کے لیے خبر کو سمجھا. اب بات IDF میں ٹوٹے کی. غزہ پر قبضے کا خواب ہے لیکن فوج میں بھاری کمی ہے. اسرائیل اب پردیس میں سپاہی ڈھونڈ رہا ہے. اسرائیل کی خواہش صاف ہے پورے غزہ پر قبضہ کرنا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ IDF یعنی کہ اسرائیلی فوج کے پاس سپاہیوں کی بھاری کمی ہے. رپورٹس کہہ رہے ہیں کہ 10,000 سے زیادہ فوجی چاہیے ہیں لیکن مل ہی نہیں رہے. اب اسرائیل نے نیا راستہ نکالا ہے، دوسرے ممالک میں رہنے والے یہودیوں کو بلا کر فوج میں بھرتی کرنے کا. خاص طور پر امریکہ اور فرانس میں رہنے والے 18 سے 25 سال کے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے. لیکن سوال بڑا ہے، یہ کمی آخر پڑی کیوں؟ کیا سچ یہ ہے کہ غزہ کی لڑائی میں اسرائیلی فوجی بڑی تعداد میں مارے جا رہے ہیں اور اصلی آنکڑے چھپائے جا رہے ہیں، یا پھر وہ جسمانی طور پر اس قابل نہیں رہے کہ اب جنگ لڑ سکیں، یا پھر اسرائیلی یہودی اب جان جانے کے ڈر سے فوج میں بھرتی ہونا نہیں چاہتے؟ وہ بھاگ بھی رہے ہیں، میں بتاتا ہوں. یاد رکھیے IDF چیف خود مان چکا ہے کہ نیا مشن بے حد مشکل ہے کیونکہ حماس نے غزہ کی گلی گلی میں موت کا جال بچھا رکھا ہے. تو یہ میسج عام عوام تک بھی جاتا ہے. کون موت کے جال میں پھنسنا چاہے گا؟ ریلز بنانے کی عمر ہے، تصویر میں کون چھپنا چاہتا ہے؟ ویسے بھی حالات یہ ہیں کہ IDF کو اپنے ہی دیش میں 14,600 بھگوڑوں کو پکڑنا ہے. پچھلے ہفتے کئی بھگوڑوں کو گرفتار بھی کیا گیا. ان سب کو رونا گٹا تھا کہ فوج میں بھرتی ہونا ہے. الٹرا آرتھوڈاکس بولے نہیں بھرتی ہوں گے. بولے کیا پسند کرو گے؟ مرنا؟ بولے مریں گے تو وہاں جا کے، ہمیں جینا ہے، ہم نہیں جا رہے فوج میں. IDF کے سامنے بڑی مشکل ہے. IDF چیف کہہ رہا ہے 1 لاکھ فوجی چاہیے. غزہ سٹی کو قبضانا بھی ہے تو 1 لاکھ فوجی ایکسٹرا چاہیے، اور انہیں 10,000 کا جو ٹوٹا پڑا ہے وہ پورا کرے نہیں مل رہا. ورلڈ ہیومینیٹیرین ڈے کو یونائٹڈ نیشنز کی ایجنسی جو ہے انسانی حقوق کی، اس نے غزہ میں جو لوگ مارے گئے ہیں خاص طور سے ہیومینیٹیرین ورکرز، ان کی یاد میں منایا اور یہ کہا کہ بہت خطرناک سچویشن ہے. اور اس جنگ کی شروعات سے اب تک خالی 2024 میں 1 سال کے اندر ہی 383 لوگ مارے گئے ہیں، جبکہ ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 821 حملے ہوئے ہیں، 1121 ڈیتھ ہوئی ہیں، 645 لوگ زخمی ہوئے ہیں. یہ ہے اسرائیل کی سچویشن. چلتے خبر اور بتا دوں، ابھی جسٹ بریک ہوئی ہے. یہ اسرائیل سے نسبت رکھنے والے ایکس ہینڈل ہیں، پکی خبر دیتے ہیں کہ نیتن یاہو نے ایک بہت تیز ترار تیکھا لیٹر لکھا ہے فرانس کے پریزیڈنٹ میکرون کو، اور کہا ہے کہ دا اٹیک آن اسرائیل اینڈ دا ریکگنیشن آف دا پیلسٹینینز ہیو فیولڈ اینٹی سیمیٹزم، کہ جو بار بار اسرائیل پر حملہ ہو رہا ہے اور فلسطین کو تسلیم کرنے کی، آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کی جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ صرف یہودی ورود ہے، اینٹی سیمیٹزم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یہ یہودیوں کے خلاف اور آگ بھڑکا دے گا. دس از ناٹ ڈپلومیسی. لک ہو از ٹاکنگ اباؤٹ ڈپلومیسی. دا نیتن یاہو کہہ رہا ہے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سے کہ یہ ڈپلومیسی نہیں ہے گرو، دس از اپیزمنٹ. یہ اپیزمنٹ ہے. یور اسٹیٹمنٹ، اپیزمنٹ وہی ہوتا ہے نا کہ کسی کو خوش کرنا. یور اسٹیٹمنٹس ہیو میڈ حماس مور مطلب یہ کہ حماس کو طاقت دیتے ہیں آپ کے اسٹیٹمنٹس. نیتن یاہو. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.